नमस्ते आप सभी को। मैं प्रेशो और प्रेशो के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं अपनी ज़िंदगी में। और मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। और आज मैं किसी एक शख्स के सच जीवन की सच्ची घटना की ओर आप लोगों को मैं ले चलती हूँ। उनके जीवन की घटनाओं से मैं रूबरू कराती हूँ आप सभी को। और चलिए देरी न करते हुए आज उनके जीवन पर हम सच्ची घटनाओं को सुनना आरंभ करेंगे। उन्होंने लिखा है, मैं और मेरी नियति। मेरी मुलाकात खुद से जब हुई तब तक मेरी उम्र करीब 12 साल थी। मैं झाड़ियों वाले गांव जिला खूंटी, राज्य झारखंड से हूँ। मेरे पिताजी भारतीय सेना में नियुक्त थे। परिवार में हम 5 बहनें, 2 भाई, माँ पिता शामिल थे। उन दिनों में आज की तरह बिजली बत्ती की सुविधा नहीं थी। सारे भाई बहनों की हंसी और खुशी से घर पर रोशनी आ जाती थी। घर पर शांति और सुकून था अद्भुत। जब तक मैंने होश संभाला पिताजी सेवानिवृत्त होकर आ गए। हमारी घर की खुशियाँ दोगुनी हो गई थी। पिताजी के न रहने का जो खालीपन था परिवार से निकलकर बहुत दूर चला गया। माता पिता के साथ रहते हुए दुखों ने हमें कभी नहीं छुआ था। लगता था जैसे घर के कोने में खुशियों, शांति और सुकून का पौधा लगा हो। इन खुशियों को हमारे परिवार का रास्ता मेरे माताजी और पिताजी ने दिखाए थे। मैं अपने परिवार में 7 भाई बहनों में 5वें स्थान पर थी। सभी भाई बहनों के चेहरे आपस में मिलते जुलते थे, पर मैं सबसे अलग थी। शायद इसलिए पिताजी मुझसे ज़्यादा प्यार किए थे। जब सेना में थे, लंबे इंतजार के बाद छुट्टियों पर आना हुआ करता था उनका। मैं, मेरे परिवार और मोहल्ले के सभी लोग खुश हो जाया करते थे। परिवार में लोगों का आना जाना, जब तक छुट्टियां मनाकर वापस नहीं चले जाते थे पिताजी, तब तक लोगों का जामवाड़ा लगा रहता था। पिताजी को भी गांव से लगाव था। माँ को बताए बिना ही मोहल्ले वालों के लिए हॉकी फुटबॉल खेलते वक्त लगाने वाला पोशाक ला दिया करते थे। इस तरह से मोहल्ले वाले भी पिताजी को चाहते थे। माताजी मेरी तीसरी कक्षा तक पढ़ी थी। खुद नहीं पढ़ पाई थी, पर पिताजी की अनुपस्थिति में हर शाम लालटेन की रोशनी में अध्ययन के लिए बैठाया करती थी। खुद को इस तरह दिखाती थी जैसे उन्हें पढ़ने लिखने नहीं आता। लेकिन कई बार मैंने मोमबत्ती की रोशनी में सुगंधित कलम से पिताजी को चिट्ठी लिखते हुए देखी थी। बहुत अधिक चाहते थे वे दोनों एक दूसरे को। इस बात का अनुभव मुझे तब हुआ जब एक बार माताजी 10-12 किलोमीटर दूर बाजार गई थी। माताजी के आने में थोड़ी सी देर हो गई। माँ के ना होने पर पिताजी को मैंने देखी जैसे प्यास भरी निगाहों से ढूंढ रहे थे। राह देखते हुए कुछ दूर तक चले गए। माताजी नहीं मिल पाई। जैसे ही माताजी घर आई, पिताजी कहने लगे, मैंने तुम्हारा पता रास्ते के हर पेड़ पत्ते फूलों से पूछा, बहती हवाओं से पूछा, चारों दिशाओं से पूछा, पर तुम्हारा एड्रेस कहीं नहीं मिला। इस दुनिया को बनाने वाले ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने खूबसूरत माता और पिता के पुत्री होने का मुझे सौभाग्य दिया। 9वीं कक्षा में अध्ययन के दौरान मुझे एहसास हुआ कि साहित्य ने मेरे हृदय के अंदर धीरे धीरे अपना आशियाना बनाने में कामयाब हो गया था। साहित्य से मेरी मुलाकात मेरी हिंदी की अध्यापिका ब्रिजेट लकड़ा ने कराई। 9वीं कक्षा में हिंदी की किताब में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता थी, तोड़ती पत्थर, जिसे अध्यापिका ने पढ़ाई।
कि किस तरह बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के सामने ठोट पेड़ के नीचे, जहाँ पेड़ में पत्ते भी नहीं हैं, छाया भी नहीं है, चिलचिलाती धूप में एक युवती अपने जीवन यापन के लिए पत्थर तोड़ने को मजबूर है। कविता की ये पंक्तियाँ मेरे दिल को चीर गई। मधु कंकरिया जी की यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी ने भी मुझे अछूता नहीं छोड़ा। अध्यापिका जब वर्णन कर रही थी, उतरती संध्या में जीप जब चाय के बगानों से होती हुई गुजर रही थी, वहाँ लेखिका ने देखा कि सिक्किमी परिधान पहने हुए कुछ युवतियाँ चाय के पत्तियों को तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता हुआ उनका यौवन और श्रम से दमकता उनका गुलाबी चेहरा। इन पंक्तियों ने मेरे जिंदगी के रुख को मोड़ दिया, मेरे अंतःकरण के दरवाजे खिड़कियां खोल दिए। मैंने निर्णय किया कि मैं हिंदी की अध्यापिका बनूंगी। मैं मध्यम वर्ग परिवार से आती हूँ। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई बहुत अच्छी चली। पहली से 5वीं कक्षा तक आरसी मिशन स्कूल में पढ़ी। मैट्रिक की परीक्षा संताना +2 बालिका उच्च विद्यालय दूरपा से की। इंटर की पढ़ाई बिरसा कॉलेज खूंटी से पूरी की। जैसे ही मेरे इंटर के परिणाम आए, लड़के वाले ये कहकर मेरा हाथ मांगने आए कि विवाह के बाद जितना चाहेगी पढ़ सकती है। माता पिता की मर्जी का सम्मान करते हुए 27 जनवरी 2005 को मैं विवाह के बंधन में बंधकर ससुराल चली गई। हिंदी की अध्यापिका बनने का जो जज्बा था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने गोल गोल दिखाई देने लगा। कारण मेरी देवरानी मेरे हृदय को चुभने वाली बात मुझसे कही, अब पढ़ाई क्यों करना, अपना घर गृहस्थी संभालो। उस समय की स्थिति के अनुसार कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मेरे सपनों के पंखों में विराम चिन्ह लग गया था। मेरे चेहरे से चमक और होठों से हंसी गायब हो गई थी। अपने जिंदगी के सूर्य को आंखों से अस्त होता हुआ देख रही थी। थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं श्री अमर होरो को। उस अंधेरे से मुझे बाहर निकाल दिया। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, कौन सा विषय है जिसे तुम बहुत अधिक पसंद करती हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बीए में तुम्हारा नामांकन करवा दूंगा। मैंने उनसे कहा, क्या करूंगी उन प्रतिष्ठित विषय का, लेकिन आपको इच्छा है जानने की, इसलिए मैं बता देती हूँ। मैं हिंदी साहित्य को पसंद करती हूँ। उन्होंने चुपके से मेरा नामांकन करवा दिए बीए में और कहने लगे, अब तुम कॉलेज जाओगे। सच कहूँ तो मुझे ये खबर सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर ये खुशी जल्द ही मातम में बदलने वाली थी। मैं कॉलेज जाने लगी, पतिदेव मुझे छोड़कर पढ़ाई के लिए छत्तीसगढ़ चले गए। किसी को मांगकर खाना मेरे जीवन की धुरी नहीं है। मैं कई तरह के अंतर विरोधों के बीच जी रही थी। निराशा के बादल मेरे चारों ओर मंडरा रहे थे। इसी बीच मेरे बीए प्रथम वर्ष का इम्तिहान आया। मेरा इतिहास का पेपर था 24 जुलाई 2007। मेरी जिंदगी के इतिहास में अविस्मरणीय दिन बन गया। मैं इम्तिहान का तिथि ही भूल गई थी। जहाँ से मुझे कोई न देख सके ऐसे स्थान में छुप जाना चाहती थी। तब मुझे हिम्मत देने वाला कोई नहीं था। मैं अधिकतर समय किताबें पढ़ने में लगाने लगी। धीरे धीरे सब कुछ बहुत जल्द भूलने में कामयाब हो गई। एक तरफ मेरी प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष का इम्तिहान, वहीं दूसरी तरफ मेरे जिंदगी की नियति मुझे हर दिन जांच रही थी। मैं शिक्षा स्नातक की योग्यता हासिल करना चाहती थी। उसके लिए मुझे 65,000 रुपये की ज़रूरत थी। मेरे पति के पास इतने सारे पैसे नहीं थे। मैं अपने माता पिता को ये खबर देते हुए बुलाई और पढ़ने के लिए रुपए मांगने लगी, इसलिए कि किसी दिन मैं नौकरी की तब मुझे वेतन मिलेंगे, उस वेतन पर मेरे माता पिता का भी हक हो सके। मेरी माँ ने साफ मना कर दिया कि इतने
सारे पैसे नहीं हैं हमारे पास, नहीं दे सकते। माताजी के इन वचनों को सुनकर मैं तिरस्कृत महसूस करने लगी। आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। मैं बाथरूम में चली गई। देर तक रोती रही, जब तक मेरी आंखों से तिरस्कार के जहरीले आंसू खत्म नहीं हुए। मैं अपने चेहरे को साफ पानी से धो ली, फिर सामने आई माता पिता के, और ऐसे पेश आई कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मेरी हिम्मत मुझे आवाज़ देने लगी। कोई इम्तिहान कैसे रोक सकता है उसे जिसमें आग है लड़ने की। कोई इम्तिहान कैसे रोक सकता है उसे जिसमें आग है लड़ने की। जिनका हौसला पत्थर को पिघला दे, जो मंजिल को पाने अपनी जान लगा दे। लोग कहते हैं ना, जो परिश्रम करता है परिश्रम उनके लिए लालसा करती है। मैं नमस्ते करती हूँ उस दिन को। जैसे ही मेरे फादर इन लॉ को इस बात का पता चला, मिनट पर भी देर नहीं किए और सारा फीस चुकता हो गया। इसलिए तो कहती हूँ, मेरे पास दुनिया के बेस्ट ससुर जी हैं। अंततः आज मैं उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय में हिंदी के विषय की शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। इतना ही नहीं, मैं खुद पर गौरवान्वित महसूस करती हूँ। कई बार पढ़ाते वक्त बच्चे कहते हैं, आप पढ़ाती हैं तो लगता है जैसे दादी माँ लोरी सुना रही है। इन बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है जिंदगी मेरी सफल हो गई। समस्याओं का संगम अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरे पतिदेव, दो बेटी प्रतीक्षा, अस्तित्व और मैं परिवार बहुत खुशहाल था। एक शाम अचानक पतिदेव जी का कार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पति जी को एक खरोच भी नहीं आया। कुछ दिन बाद उनकी स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो गया। 10-11 महीने तक स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। मेरे ससुराल पक्ष के लोग इलाज कराने के बदले मुझ पर लांछन लगा रहे थे। अब बताइए, दफ्तर जाना गुनाह है क्या? थका हुआ करेला चटक कर बिखर जाता है, मेरी भी स्थिति यही था। मैं टूट कर बिखर गई थी। शरीर में बस हड्डियां बाकी थी। हुआ यूं था, एक दिन 5 घंटे तक लगातार मेरी आंखों से आंसू बहे थे। मेरे मित्रों को मेरी हालत की भनक लगी, जैसे ही दवा बनकर मेरी जिंदगी में आए। आज भी इन लोगों की तस्वीरें देखकर तस्वीर से बातें करती हूँ। सलाम करती हूँ दिल से। मुझे संभालने में और 2 लोगों का हाथ रहा था। चाहे अर्थ की ज़रूरत या फिर हिम्मत की ज़रूरत, इन लोगों के रहते हुए मुझे कभी भी अकेलापन का एहसास नहीं हुआ। नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। साथ नहीं थे मेरे, पर एहसासों में ढाल बनकर मेरे साथ खड़े थे। एक दिन मेरी जिंदगी में सब कुछ समाप्त होता हुआ सा दिखाई देने लगा। सर अशोक दत्त पांडे ने कहा, चिंता नहीं करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उनके इन लफ्ज़ों से मेरे हृदय के रोम रोम में हिम्मत का बहाव संभव हो पाया था। आज भी जो होगा देखा जाएगा मेरे रगों में जोश भर देता है। थैंक यू। इस सच्ची घटना को आपने सुना, आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस तरह की कहानी आपके सामने मैं फिर लाती रहूं। धन्यवाद। बाय बाय।